सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है। एंड पहला वीडियो बेसिकली आपको पता ही है यार, हमेशा न्यूज़ के ऊपर ही होता है। बट न्यूज़ का वीडियो ये नहीं है, ये वीडियो एक्चुअली रिक्वेस्ट पे है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कमेंट रिक्वेस्ट को यार बहुत दिन से पढ़े हुए थे। मतलब 2 दिन हो गया था कमेंट रिक्वेस्ट का, एंड मैंने वीडियो नहीं बनाया था, या कह सकते हो मैं नहीं बना पाया था ड्यू टू सम रीजंस, थोड़ा बिजी था। बट कोई बात नहीं, हमारा वीक स्टार्ट हो चुका है। अक्सर जो है यार, मैं संडेज एंड सैटरडेज को ही थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ। एंड नॉर्मल जो वीक चलता है, जब हमारा मार्केट ओपन रहता है, मार्केट चलता रहता है, तो जो है मैं थोड़ा सा आराम से बैठा रहता हूँ मार्केट के सामने। तो जो भी है, बहुत सारी बातें होगी। सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को। आप देख सकते हो 544 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और यार हमें 600 तक पहुंचना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपना 45th कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 600 तक पहुंचने के लिए अपना 45th कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे दो। एंड ज़्यादा बाकी भी नहीं है यार, 56 ही बाकी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यार मैं आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ सॉरी, मैं आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ। तो इन्होंने कहा है कि यार दौलत एल्गोटेक पे इनका फ्रेंड जो है वो फंसा हुआ है 60 रुपीज़ की बाइंग प्राइस पे। मतलब इन्होंने 60 रुपीज़ पे बाइंग किया था, एंड वहां से ये होल्ड कर रहे हैं। एंड इनको लगता है कि अब क्या करना चाहिए, ये फंस चुके हैं, एंड क्या सेल कर देना चाहिए। और इनको फंडामेंटल्स भी बेकार लगता है, तो खैर चेक भी करेंगे फंडामेंटल्स इसके कैसे हैं। तो ओवरऑल मैं बताऊंगा। बाकी यार देखो, इन्होंने कहा है कि यार सेल कर दें क्या, तो ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आप सेल करोगे या आपका फ्रेंड जो है वो सेल करेगा। आप वो अपने आप हिसाब, मतलब अपने से आपको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि रिकमेंडेशन हम देते नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं दौलत एल्गोटेक पे आता हूँ। अब ये कंपनी करती क्या है, ठीक है, बहुत बेसिक मैं मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा करूंगा नहीं। देख सकते हो, is a trading cum clearing member of NSE India, carries on the business of securities broking and security trading। सीधी बात है यार, एक नॉर्मल सी समझ लो। देखो ट्रेडिंग करती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इज अ रजिस्टर्ड ब्रोकर, ठीक है, फॉर कैपिटल मार्केट एंड फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट। मतलब फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट के लिए विथ NSE, एंड इज एंगेज्ड इन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स। क्या क्या ट्रेड करती है? शेयर्स, सिक्योरिटीज, कमोडिटीज एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अब जैसे स्टॉक्स भी है, इंडाइसेस भी है, वो भी है। तो ठीक है। नेम चेंज, पहले इसका नाम दौलत इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, उसके बाद दौलत एल्गोटेक कर दिया गया। रेवेन्यू मिक्स के बारे में अगर बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग 97%, इनकम फ्रॉम लिक्विड फंड 2%, एंड डिविडेंड इनकम 1%। तो यहाँ पे जो है मेन काम ये क्या करती है, शेयर्स एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग करती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है वहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट है। एंड देखो यहाँ पे 425 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा पहले का डेटा है, ठीक है, अभी हो सकता है थोड़ा बढ़ चुका होगा। तो ये थोड़ा पहले का डेटा है। 425 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, इसको कन्वर्ट कर लेना करोड़ में या लैक्स में, जो आपको कन्वर्ट करना है। करोड़ में ही करना ऑब्वियसली। दीज फंड्स आर प्लेज्ड विद द ब्रोकर्स। तो यस, इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, बट उसको प्लेज कर दिया हुआ है, ठीक है, मार्जिन पर्पस के लिए। आपको पता है मार्जिन पर्पस के लिए प्लेज किया जाता है, पता होगा। बैंक डिपॉजिट, तो इसमें भी उन्होंने वही किया है कि इनका जो डिपॉजिट है वहाँ पे 3354 मिलियन है, और इसको भी इसने जो है प्लेज कर दिया है। क्यों? वही मार्जिन पर्पस से, ठीक है। विद बैंक्स एंड ब्रोकर्स, तो मार्जिन पर्पस इन्होंने प्लेज करके रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट अगर आप देखोगे तो ये जो है मुंबई महाराष्ट्र एंड गांधीनगर गुजरात, इन्हीं दोनों जगह पे बिजनेस कैरी करती है। ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इनका कहना ये है कि अभी तक हम नो लॉस मंथ सिंस इंसेप्शन इन डेरिवेटिव्स एंड ट्रेडिंग ग्रुप। मतलब इनका जो अभी तक नो लॉस मंथ रहा है। मतलब एक भी मंथ में जो है इनका ओवरऑल नेट में लॉस नहीं हुआ है। मतलब होता है ना यार कि हम मान लो कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ फॉर 2 सेकंड के लिए, मान लेते हैं। चलो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, यहाँ पे जो है मैं आज ट्रेडिंग किया, मुझे इतना का प्रॉफिट हुआ। कल ट्रेडिंग किया, लॉस हो गया। फिर ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस। ये तो चलता रहता है। तो इसमें जो है एट द एंड, मंथ के एंड में जो है वो यहाँ पे ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिटेबल निकल करके आई है। ऐसा एक भी मंथ नहीं है जिसके एंड में ये कंपनी लॉस में निकल करके आई है, कंपनी का कहना है। बाकी यार ज़्यादा कुछ है नहीं। नॉर्मली यार क्या करती है, मैं आपको अगर एक बार, इसका वेबसाइट पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको दिखा दूं, तो इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गो ट्रेडिंग से होता है। मतलब एल्गो ट्रेडिंग आपको पता होगा, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग वाला सिस्टम होता है। तो एल्गो ट्रेडिंग से इसका इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है एल्गो ट्रेडिंग के, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। खैर देखो यार, अब मैं ये वीडियो इस पर तो नहीं है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या पे कहाँ पे हमें कॉल पुट क्या करना चाहिए। तो देखो वो सब तो नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी जो है, अब मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या है।
अब देखो यहाँ पे अब स्टार्ट है अबाउट दौलत एल्गोटेक। पहले एल्गो ट्रेडिंग के बारे में इसने बता दिया, उसके बाद अब ये बता रही है कि दौलत एल्गोटेक जो है वो क्या करती है, बिजनेस ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग। मतलब डेरिवेटिव मतलब वो जो कॉल पुट होता है ना, वो डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन द ऑप्शन सेगमेंट, तो ये जो है ऑप्शन सेगमेंट के डेरिवेटिव होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आपने सुना होगा। तो फॉर स्टॉक्स एंड मार्केट इंडाइसेस, अब मार्केट इंडाइसेस क्या हुआ, बहुत कोई निफ्टी ट्रेड करता है, बहुत कोई बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, बहुत कोई फिन निफ्टी ट्रेड करता है, तो वही चीज़ है। एंड ये डेरिवेटिव्स किस में, स्टॉक्स में एंड मार्केट इंडाइसेस में ट्रेड करती है। एंड और आगे जाओगे तो ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी किया है, जो यार देखो मैं सही बताऊं तो मुझे ऑप्शंस के बारे में पता है, बट उतना ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। मुझे ये पता है कॉल पुट ऑप्शन चेन ये सब थोड़ा बहुत पता है, बट ये नहीं पता, उतना ज़्यादा नहीं पता कि डेल्टा का ये वो गामा ये ऊपर गया, डेल्टा नीचे गया, इधर उधर गया, कहाँ कहाँ गया, तो वो सब मुझे उतना नहीं पता। लेकिन हाँ, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, मतलब यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी होता होगा। जैसे डेल्टा क्या होता है, वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, for every 1 rupee movement in the stock, the movement cost in the price in the call and put option। मतलब 1 रुपये अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें जो है कॉल या पुट ऑप्शन में कितना रुपए का ऊपर नीचे होता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी होता है इनका, ठीक है। और उसके बाद की स्ट्रेंथ आप इनका देख सकते हो, जैसे कि 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप समझ रहे हो, 4 डिकेड का एक्सपीरियंस। उसके बाद जो है ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जैसे वही मैंने बोला नो लॉस वाला ट्रैक रिकॉर्ड है। स्ट्रेटजी फुल हेज्ड मल्टीपल स्ट्रेटजी, तो फुल्ली हेज्ड स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। हेज करना मतलब क्या होता है कि अब जैसे हेज करना मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट आपने रिस्क को कम कर लिया, ठीक है। जैसे अगर मैंने कॉल लिया तो कहीं और से मैंने पुट ले लिया, तो इससे क्या होता है, थोड़ा रिस्क हेज हो जाता है, कम हो जाता है। ये भी आप समझ सकते हो। उसके साथ आप और भी की स्ट्रेंथ जो है वो आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो। मैं यहाँ पे और नीचे आऊँगा, यहाँ पे कुछ फिनेंशियल है जिसके बारे में हम आगे तो ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स है, मतलब मेन जो देख सकते हो, जैसे इंक्रीज इन नंबर ऑफ एफ स्टॉक्स। तो एफ के जो स्टॉक्स है, क्योंकि कंपनी जो है ऑप्शंस में जाती है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करती है, तो एफ के जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। ग्रोथ इन वॉलेटिलिटी, ग्रोथ इन ट्रेडेड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम्स भी आ रहा है, वो भी, ये सब इसकी अच्छी बात है, बाकी और कुछ नहीं है। और अब इसके फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल्स में देखो यार, सबसे पहले तो मैं क्वार्टर्स पे आऊँगा। क्वार्टर्स में आने के बाद आप अगर देखोगे तो मेनली हम कंपेयर करते हैं इसको और इसको, ठीक है। अब सेल्स देखो 87 से 29 कितना गिर चुका है, 66% गिर चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो 65 से 6, आप समझ रहे हो, मतलब 5 ही हट गया पीछे से। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 67 से 9 हो चुका है, ठीक है। नेट प्रॉफिट 47 से 6 हो चुका है। आप पूछोगे क्यों हो चुका है, ये तो बताओ क्यों हो चुका है। देखो यार सिंपल है, मार्जिन यहाँ पे जो है बहुत गिर चुका है। जो मार्जिन, ठीक है, जो मार्जिन पहले 75 85 76 इसी के रेंज, मतलब 70 टू 80 समझ लो, इसी के आसपास, इसके आसपास घूमते रहता था, वो गिर करके 20.66, मतलब 20.5%, ठीक है, 20.5 मान के चलते हैं, 20.5% जो है वो आ चुका है, बहुत गिर चुका है मार्जिन। एंड इसी मार्जिन गिरने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। और अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये भी वैसा ही है, सेम। और ये जो है सिर्फ इस क्वार्टर में हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप देखोगे तो इसके पहले क्वार्टर्स में, ठीक है, दूसरे क्वार्टर्स में ये सब ठीक था, और इस क्वार्टर में ये घट चुका है। तो एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, देखो पिछले क्वार्टर में घटा तो था, मतलब 76 75 के रेंज से 69 65 पे आया था, घटा था, बट इतना ज्यादा नहीं घटा था। देखो अभी तो उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो लोग भी इन्वेस्टेड हैं, कि यहाँ पे देखो, अभी तो क्वार्टर वन आने वाला है, आपको पता है। तो क्वार्टर वन में आप एक बार जस्ट थोड़ा देर देखो, ठीक है, ज़्यादा दिन तो लगेगा भी नहीं, 1 महीने के अंदर आ ही जाएगा, 1 डेढ़ महीने के अंदर। तो आप वेट करके देख लेना कि मार्जिन जो है वो कैसा आ रहा है। अगर मार्जिन यही कंटिन्यू रहता है, ठीक है, तो फिर आप अपना डिसीजन बना सकते हो। अगर मार्जिन वापस से यहाँ पे आ जाता है, तो प्रॉफिट के नंबर्स भी वापस से आ जाएंगे। देखो यार, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यार सिर्फ और सिर्फ मार्जिन का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मार्जिन के साथ साथ सेल्स का भी है। देखो, अगर सेल्स बढ़ता और मार्जिन घटता, मैं फिर भी कहता कि यार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि सेल्स भी घट गया एंड मार्जिन भी घट गया। तो इसी वजह से आप एक बार देख लो कि अगर मार्जिन वापस से आ जाता है, ठीक है, चांसेस तो मुझे उतने ज़्यादा नहीं लगते, बट फिर भी अगर आ जाता है बहुत अच्छी बात है। एंड अगर ऐसा ही मार्जिन 20 से और घट जाता है, या 20 की जगह 15 हो जाता है, या और घट जाता है, इन द सेंस कि अगर 5 10 ऐसा हो जाता है, तो फिर जो है आप अपना देख सकते हो।
बाकी हम डायरेक्टली देखो यार, मैं डायरेक्टली कुछ बोल तो नहीं सकता। अब अगर आप देखोगे 19, 20, 21, 22 मतलब यहाँ पे लगातार कंपनी जो है सेल्स ग्रो कर रही थी, प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे थे, मतलब सब चीज़ ठीक था। लेकिन यहाँ पे जो 23 है उसमें प्रॉब्लम हो गया, क्यों? बस उस 1 क्वार्टर की वजह से, बस उस 1 क्वार्टर की वजह से जो खराब आया, मार्च क्वार्टर जो है वो खराब आया इसी वजह से, जस्ट बस। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन भी उसी वजह से कम हो चुका है, ठीक है? नॉर्मली जैसे मैंने कहा था 70, 75, 80 मतलब 70 टू 80 के बीच में घूमते रहता है ओवरऑल मार्जिन। लेकिन यहाँ पे गिर गया 63 हो गया। क्यों 63 हो गया? क्योंकि वो उस एक क्वार्टर में बिल्कुल मार्जिन नहीं आया था, मार्च क्वार्टर में, ठीक है? बाकी इसी वजह से ये नंबर्स भी आपको कम दिख रहे हैं, एंड ऑब्वियसली सेल्स में भी गिरावट है इसी वजह से भी। अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस बार तो सेल्स में गिरावट है, तो ये तो नेगेटिव होगा ही, ये सब तो नेगेटिव है ही, ठीक है? आरओई भी कम हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो सेल्स गिर चुका है, एंड उसके ऊपर से ऑपरेटिंग मार्जिन तो बहुत गिर चुका है, तो यहाँ पे जो है आरओई वो भी तो यहाँ पे कम होगा ही। तो अगर मैं 3 साल का डेटा देख लूँ, ठीक है? तो 3 साल का डेटा देखने से जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, वो मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है 15%, ठीक है? आपको भी वही दिख रहा होगा। तो 15% का सेल्स ग्रोथ इज़ ओके, ओके, मतलब ठीक है यार, ठीक है, चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा है, चल जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी 18%, ये भी मैं ओके ओके ही कहूँगा, सॉरी। और बाकी अगर आप इसके बारे में पूछोगे तो मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम बात करते नहीं हैं। एंड आरओई अगर आप देखोगे तो आरओई 3 साल का है 33%। ये जो आरओई है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड अगर इस तरह का आरओई मेंटेन होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट मुझे लग रहा है कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है? मार्जिन्स में अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो और भी दिक्कत है, ठीक है? बैलेंस शीट के बारे में अगर बात करें तो रिज़र्व्स कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं, ठीक है? 622 के रिज़र्व्स हैं। बोरिंग्स जो है वो 140 करोड़ के हैं, एंड बोरिंग्स कौन से? वही जो प्लेज किया हुआ है वही सब है, देख सकते हो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है सभी। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे अदर एसेट्स भी देख सकते हो आप, ठीक है? अदर एसेट आइटम्स भी यहाँ पे है। तो और नीचे चलते हैं, एंड अब चलते हैं इन्वेस्टर्स में। इस कंपनी में अभी तक मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो लगा इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर के पास 74.49% है, मतलब यहाँ पे लगभग कह लो 75% प्रोमोटर के पास ही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पे 25% है, और यहाँ पे एकदम सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। प्रोमोटर के पास पूरा शेयर होल्डिंग है 75% के आसपास, पब्लिक के पास 25% है। एंड मैं एक बार अगर भूल गया आपको दिखाना इसका मार्केट कैप, तो आप एक बार देख लो। आप आपने देख भी लिया होगा, मैंने आपको बोला ही है, जब ये पेज आ जाए ना तो मार्केट कैप पे आपका नजर जाना ही चाहिए। तो 776 करोड़ का मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, और माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एंड मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पे आपने कहा था 60 का जो है आपका बाइंग प्राइस है, अभी ये 44 के आसपास है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो है अराउंड 26% जो है आपका ये दौलत एलोटेड 26% डाउन होगा। और अगर आप बहुत दिन से फंसे हुए हो, मतलब कि हाँ भाई हमारे तो 4-5 साल हो गए, जैसे कि मतलब मैं आपको टेक्निकल में ये चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से आप देखो, मतलब टेक्निकल में मैं वो चीज़ देखूंगा, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे जो 26% है, ठीक है? वो 26% इस तरह के मार्केट कैप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगर आप बहुत दिन से फंसे हुए हो, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे देखो 60 का प्राइस यहाँ पे भी आया था, ठीक है? यहाँ पे भी आया था। अब अगर आप इस 60 वाले प्राइस पे फंसे हो, ठीक है? इस 60 वाले प्राइस पे आपने एंटर किया है, ठीक है? तो यार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठीक है, ब्रेक हो गया लेवल, और ब्रेक होने के बाद नीचे आ गया, एंड 26% का जो डाउन साइड है, वो इतने छोटे कंपनी में कोई मैटर ही नहीं करता, वो कब ऊपर कब नीचे जाता है, ठीक है? 26% कुछ नहीं होता है माइक्रो कैप में, ठीक है? और यहाँ पे अगर आपने एंटर किया होगा इसके आसपास, मतलब ये यहाँ पे जो 60 आता है, वहां पे अगर आपने एंटर किया है एंड उसके बाद से आप फंसे हुए हो, ठीक है? मतलब कि ये ऊपर भी गया, नीचे भी गया, तो वहां से आप फंसे हुए हो, तो मैं कहूंगा कि हाँ, फिर आप कह सकते हो फंसे हुए हो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि आप यहाँ से ही आपने एंटर किया होगा, क्योंकि यहाँ से एंटर करने के बाद आपको ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, ठीक है? 1 साल के ही आसपास हुआ होगा, पता नहीं, एक बार मैं मेजर करके देख लेता हूँ, एक सेकंड। अगर आपने इसके आसपास एंटर किया होगा, मान के चलते हैं, तो हाँ, 1 साल भी नहीं, वही आधा साल, 6 महीना के आसपास हुआ होगा। खैर ठीक है। तो अब यार जो भी है, मैं यहाँ पे अगर आपको टेक्निकली बताऊं तो टेक्निकली तो अभी कुछ इस तरह से ये जो है एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन से। अगर ये ट्रेंड लाइन को मान लो ऐसे सपोर्ट लेकर के ब्रेक कर देता है, तो फिर और भी इसमें गिरावट हो सकती है। तो फिर यहाँ पे जो है
आप फिर गिरावट हो सकती है तो आगे आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जो है एक और नेगेटिविटी आ सकता है और भी गिरावट हो सकती है ज़्यादा। और अगर यहाँ से ये चल गया, अगर यहाँ से ये ऊपर चल गया और 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन कर गया, ठीक है? मान लो ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक कर दिया एंड उसके बाद इस तरह से जो है सस्टेन कर दिया, तो फिर यहाँ पे आप जो है इसको एज़ अ बुलिश पैटर्न मान सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसका ट्रेंड चेंज हो चुका होगा। क्योंकि देखो लगातार ये जो है 2 बार इसने जो है मतलब 2 बार नहीं, 1 बार ही हायर लो बनाया हुआ है, मतलब इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो इसके बाद इसने ये वाला लो बनाया है, उसके बाद अभी तक तो इस लो को भी ब्रेक नहीं किया गया है। तो देखते हैं अगर इस तरह का पैटर्न बनता रहा, 50 डेज़ ब्रेक हो गया, तो धीरे-धीरे इसमें जो है आप कह सकते हो रिवर्सल आ सकता है। तो वही चीज़ है, अब आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप अगर निकालना चाहते हो तो आप अभी भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा आपके मतलब ठीक है यार, कंपनी कुछ ख़ास मुझे लगी नहीं, ठीक है। बाकी मैं ये तो मैंने जब पहले ही कहा था आपसे कि मैं ये तो डायरेक्टली नहीं कर सकता कि यार आप मत बेचो, आप रखो अपने पास, होल्ड करो या और क्वांटिटी ऐड करो, ये भी नहीं कह सकता। और ना मैं ये कह सकता हूँ कि आप बेच दो, आप निकल जाओ, ठीक है, ये सब भी नहीं कह सकता। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा, मुझे कंपनी जो है, एक तो यार मुझे इस तरह का बिज़नेस उतना पसंद नहीं है पर्सनली, मैं इस तरह के बिज़नेस में उतना नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात कि कंपनी के फंडामेंटल्स जो है थोड़े-से अभी खराब हो चुके हैं, मतलब बहुत ही खराब हो चुके हैं, खासकर ये वाला क्वार्टर बहुत खराब है। तो अगले Q1 रिज़ल्ट पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ठीक है? अगर Q1 रिज़ल्ट भी खराब आता है तो कंपनी में और भी ब बहुत मतलब बहुत गिरावट हो सकती है। एंड अगर Q1 रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो कंपनी और भी भाग सकता है। अब आपको देखना है कि आप Q1 रिज़ल्ट के पहले कुछ करोगे या बाद में कुछ करोगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है? मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हो सकता है। सिंपल आप समझ करके रखो यार, जितनी छोटी कंपनी है, क्वार्टर खराब मतलब स्टॉक नीचे जाएगा, क्वार्टर अच्छा मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा। ये होता ही है, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स में ये काफ़ी होता है। तो ये चीज़ आप देख लेना। बाकी ठीक है, एंड करते हैं यार वीडियो को। एट द एंड मैं यही कहूँगा, मुझे कंपनी कुछ खास नहीं लगा, ठीक है? और फंडामेंटल्स आपने कहा था कि बहुत बेकार है, तो बहुत बेकार नहीं है, लेकिन इस बार के फंडामेंटल्स जो है, मतलब इस देखो फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होता है पूरा, ठीक है? मतलब सब कुछ, बैलेंस शीट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कह रहा हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टर, सब कुछ। लेकिन खराब क्या था? सिर्फ क्वार्टर 4 FY23 ही बहुत खराब था, मतलब बहुत खराब था। तो ये पूरा फंडामेंटल मैं खराब नहीं बोलूँगा। हाँ, सिर्फ ये वाला जो क्वार्टर है ये बहुत खराब रहा था। तो अब आगे आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से कंपनी मुझे ओके-ओके सा लगा, जैसे मैंने कहा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो था। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।